अब तक तो ऋषभ सर मीटिंग से फ्री हो ही गए होंगे एंड मीटिंग के तुरंत बाद ही उन्हें उनकी कॉफी चाहिए होती है। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई। खुद से ये बड़बड़ाते हुए ऋषभ की सेक्रेटरी तेज कदमों के साथ ऋषभ के केबिन की तरफ जा रही थी। ऋषभ के केबिन का डोर नॉक करते हुए उसने ऋषभ को आवाज लगाते हुए कहा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऋषभ का कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने डोर को धीरे से हल्का सा ओपन करते हुए अंदर देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि ऋषभ के केबिन में सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स नीचे जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये देखकर उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफी मग को टेबल पर रखा और झुककर सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने लगी। फाइल्स को कलेक्ट करते हुए वो तिरछी नजरों से ऋषभ के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। ये देख करके ऋषभ का चेहरा उदास और आंखें ठंडी थीं, पर उसे देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी फटा हो। सेक्रेटरी ने इस समय ऋषभ से कुछ बोलना सही नहीं समझा और उसने ऋषभ को थोड़ा झिझकते हुए बस इतना ही कहा, ऋषभ सर आपकी कॉफी। ऋषभ ने पलकें उठाई और उसने कप में कॉफी पर नजर डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सेक्रेटरी ने गहरी सांस ली और ये सोचते हुए कि ऋषभ का सारा गुस्सा फिर से न फूट पड़े, वो धीमे कदमों से केबिन से बाहर जाने लगी। कुछ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए सेक्रेटरी ने सुना कि ऋषभ ने किसी को कॉल करके पूछा, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, कैसा लग रहा है तुम्हें? ऋषभ की बातें सुनकर सेक्रेटरी थोड़ा चौंक गई। उसने सोचा, ऋषभ सर किससे बात कर सकते हैं ऐसे? ऋषभ ने हल्के से मुस्कुराते हुए फोन पर कहा, आई नो यू स्वीटी, तुम हो ही इतनी अच्छी कि कोई तुम्हारी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। ऋषभ को इस तरह की बातें करते सुनकर सेक्रेटरी मन ही मन सोचने लगी, सर जानवी मैम से तो इस तरह से बात नहीं करेंगे, ऐसे लाड़ प्यार से तो एक पिता ही अपनी बेटी से बात करता है। पर सर का तो अभी एक भी बेबी नहीं है, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले ही गुस्से में आग बबूला होते हुए देखा था, वो अचानक से फोन कॉल करने पर इतना सॉफ्ट कैसे हो गया? ये सोचते हुए वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। सच में ऋषभ सर आजकल बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगे। खुद से ये बड़बड़ाते हुए उसने अपने मन में स्वीटी नाम याद कर लिया, ये सोच कर कि अगर फ्यूचर में मैं उनसे मिली तो उसे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। जिसने ऋषभ सर के गुस्से का ज्वालामुखी एक पल में ही शांत कर दिया, वो इंसान डेफिनेटली ऋषभ सर के लिए बहुत खास ही होगा और मुझे कभी भी उन्हें नाराज नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त चित्रकला केंद्र के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी जानवी ने फोन पर ऋषभ से कहा, तुम काम के चक्कर में अपना ध्यान रखना मत भूलना, याद है ना? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और कम से कम कॉफी। ज्यादा कॉफी पीना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, याद है ना? ठीक है। जानवी से ये कहते हुए ऋषभ ने एक हाथ से टेबल पर रखी कॉफी उठाई और दूसरे हाथ से मोबाइल को कान में लगाए हुए जानवी से बात करते करते ही उसे बेसिन में बहाते हुए उसने जानवी से कहा, लो नहीं पी रहा मैं कॉफी, दोपहर होने को है, लंच करने कहीं साथ में चले? जानवी ने हंसते हुए ऋषभ से कहा, नहीं, तुम्हें यहाँ सिर्फ लंच करने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं आसपास से कुछ खा लूंगी। ठीक है, तो फिर हम रात में डिनर करने चलेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे स्टोर से ही पिकअप कर लूंगा। आज तुम्हारी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट करते हैं? ऋषभ ने जानवी से कहा। ओके। जानवी ने ऋषभ से ये कहते हुए फोन रख दिया। वहीं जानवी से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा मिस्टर वर्मा खामोशी से चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए सब सुन रहा था, पर कहीं न कहीं उसके दिल में जानवी के लिए फीलिंग्स तो थी। जानवी ने अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रखते हुए मिस्टर वर्मा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मिस्टर वर्मा, एक बार आप इस पेंटिंग को ओपन करके देख लीजिए कि आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। मैंने आपका रेस्टोरेशन का काम पहले भी देखा है। आई हैव नो डाउट ऑन योर पेंटिंग स्किल्स, मिस्टर वर्मा ने जानवी से कहा। ओके देन, आई हैव टू गो बैक ऑन माई वर्क। बाय मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा से ये कहते हुए जानवी वापस अपने स्टोर की तरफ जाने लगी। जब भी मिस्टर वर्मा जानवी से मिलता था, वो उसे एकटक देखता रहता था, जैसे वो उसे आज से नहीं बल्कि बरसों से जानता हो। उससे मिलने, उससे बात करने और उस पर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने के वो मौके तलाशता रहता था, पर जानवी ये कभी नोटिस नहीं करती थी। वो उससे सिर्फ इसलिए दूरी बनाकर रखना चाहती थी क्योंकि ऋषभ को ये पसंद नहीं था।
मिस्टर वर्मा को बाय कहते हुए जानवी मुड़ी और वापस अपने स्टोर की तरफ जाने लगी। वो स्टोर की तरफ कुछ कदम ही चली थी कि तभी उसका फोन दोबारा से बजने लगा। ये ऋषभ भी ना, मैंने डिनर के लिए हाँ तो कर दिया था, पर इसे जानवी ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए अपने पॉकेट से फोन निकाला तो देखा कि ये ऋषभ का कॉल नहीं बल्कि उन आंटी का कॉल था जो उसकी माँ के घर के बाजू वाले पड़ोस में रहती थी। जानवी ने रुकते हुए तुरंत उनका कॉल रिसीव किया और थोड़ा क्यूरियस होकर उनसे पूछा, कविता आंटी, आपने मुझे कॉल किया, सब ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हारी माँ के घर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। कुछ तो हुआ है बेटा। मैं काफी देर से डोर नॉक कर रही हूँ पर कोई डोर ओपन ही नहीं कर रहा। मैं अंदर जाऊं भी तो कैसे? अगर तुम्हारे पास अपनी नानी माँ के घर की एक और चाबी हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ और देखो आखिर क्या हुआ है। कविता आंटी ने जानवी से कहा। कविता आंटी की बातें सुनकर जानवी की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। वो घबरा गई। उसने घबराई हुई आवाज में कविता आंटी से कहा, आंटी प्लीज वहीं रहना और हो सके तो डोर ओपन करवाने की कोशिश करते रहिएगा। मैं बस अभी वहां पहुंचती हूँ। कविता आंटी से ये कहकर उसने फोन काटा और तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करके कहा, मुझे अभी के अभी मेरी माँ के घर जाना है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ कार ले आइए। ड्राइवर ज्यादा दूर नहीं था। वो रोड के दूसरी ओर ही एक पेड़ के नीचे खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने जैसे ही जानवी की बात सुनी, सिगरेट को नीचे गिराकर उसे पैरों से मसल दिया और जल्दी से कार में बैठकर रोड के इस पार जानवी के पास कार लेकर आ गया। मिस्टर वर्मा ने भी वहीं खड़े खड़े जानवी की बातें सुनी। जानवी को इतना हैरान और परेशान देखकर वो इतना तो समझ गया कि कुछ तो हुआ है। वो 2-3 कदम आगे बढ़कर जानवी के पास गया और उसने जानवी से पूछा, क्या बात है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। हालांकि वो अपनी माँ को लेकर टेंशन में थी, पर जानवी हर समय उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने मिस्टर वर्मा की हेल्प लेने से मना करते हुए कहा, नो थैंक यू मिस्टर वर्मा, मेरा ड्राइवर कार लेकर आ गया है, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वर्मा जानवी का जवाब सुनकर चुप हो गए। उसने अपने पैंट के जेब से एक छोटा सा चांदी का रत्न जड़ा हुआ चाकू निकाला और उसे जानवी को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो कम से कम आप इससे अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकती हैं। जानवी ने अपना सिर हिलाते हुए मिस्टर वर्मा को मना करते हुए कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसके हाथ में उस चाकू को पकड़ा दिया और उसके हाथ में उस चाकू को थमाते हुए कहा, ये सिर्फ एक चाकू है मिस जानवी। तुमने मुझे एक पेंटिंग दी है और मुझे तुम्हें उसकी कीमत के तौर पर कुछ तो वापस देना होगा। इस डर से कि वो मना कर देगी उसने आगे कहा, और वैसे भी मुझे किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं है। जानवी से ये बोलने के बाद वो मुड़ा और चला गया। जानवी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को अपने बैग में डाला और स्टोर के अंदर चली गई। प्रोफेसर बालकृष्ण को उसने एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाने के लिए कहने के बाद उसने अपना बैग लिया और कार में बैठने के लिए स्टोर से बाहर आई। कार में बैठते हुए उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी से कार स्टार्ट करो कमल जी। जानवी कार की बैक सीट पर बैठ गई और अपनी माँ को कॉल लगाने लगी। फोन लग तो रहा था लेकिन जानवी की माँ उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसकी आंखें तब अपनी माँ की चिंता से भरी थी। रास्ते में रेड सिग्नल पर कार रोकने पर ड्राइवर ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और ऋषभ को एक मैसेज भेजा, ऋषभ सर, जानवी मैडम की माँ के घर पर एक इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई है। करीब आधे घंटे के बाद जानवी अपनी माँ के घर पहुंच गई। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, उसे अचानक कमरे से खटखट और मारपीट की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें सुनकर वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कौन है जो मेरी माँ पर इस तरह बरस रहा है। जानवी ने जल्दी से चाबी ली और लॉक खोला। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और जल्दी से घर के अंदर गई। जैसे ही जानवी अपनी माँ के घर के अंदर एंटर हुई, उसने देखा लिविंग रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। हर जगह टूटे हुए कप, टीवी, रिमोट, फ्रिज, फ्रूट्स पूरे फ्लोर पर बिखरे पड़े थे। सोफे अपनी जगह पर नहीं थे। टेबल चेयर्स नीचे टूटी पड़ी थी। पूरा घर ही बुरी तरह से अस्त व्यस्त था। जैसे ही उसने लिविंग रूम से अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, उसने देखा एक रूम में जानवी की माँ सुमित्रा बुरी हालत में खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और कपड़े भी फटे हुए थे। एक आदमी ने उनके बालों को खींच कर पकड़ा हुआ था और उनसे कह रहा था, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम?
सुमित्रा की आंखें लाल थी। उसने गुस्से से उस आदमी से कहा, तुम मुझे चाहे कुछ भी कह लो, चाहे कितना भी मार लो, पर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझे तुम? दोनों में इतनी तेज बहस हो रही थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई कमरे में एंटर हुआ है। जानवी ने ठंडी आंखों से उस आदमी को देखा और अपनी आवाज ऊंची करके गुस्से में उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम हमारे घर में क्या करने आए हो? जानवी की आवाज सुनते ही उन दोनों ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। जानवी ने उस आदमी का चेहरा साफ साफ सामने से देखा। वो आदमी दिखने में लगभग 50 से 55 साल का लग रहा था। मोटा चेहरा, रंग गोरा, मोटी भौहें और बड़ी बड़ी गहरी आंखें। उस आदमी को देखकर ये तो कहा जा सकता था कि अपनी जवानी में जरूर वो एक सुंदर हैंडसम आदमी होगा। वो आदमी इस वक्त गुस्से में था। उसका चेहरा काफी भयानक और आंखें गुस्से के कारण खून जैसी लाल थी। जानवी को आते देखकर सुमित्रा की आंखें एक पल के लिए घबरा गई। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें किसने यहाँ आने के लिए कहा? जानवी ने अपनी माँ सुमित्रा से कहा, माँ, हमारे घर की पड़ोस वाली कविता आंटी ने मुझे फोन करके बताया और कहा कि घर पर झगड़ा हो गया है, आप ठीक नहीं है, मैं जल्दी से घर आ जाऊं। सुमित्रा ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे रूम से बाहर करते हुए उससे कहा, जानवी, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी यहाँ सब, तुम इस सबसे दूर ही रहो। जानवी ने उनसे जाने से इनकार कर दिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई है। उनके बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह आदमी कौन है और ये आपसे 5 लाख क्यों मांग रहा है? क्या आपने कभी इस आदमी से कोई पैसा उधार लिया था? कौन था वो आदमी जो इस तरह जानवी की माँ सुमित्रा पर वायलेंस हो रहा था? आखिर क्या रिश्ता था सुमित्रा का उस आदमी के साथ? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये तुम्हें क्या बताएगी? मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ जानवी, और मेरा नाम मनोज सिन्हा है। उस आदमी ने जानवी से कहा, तुम पिता कहलाने के लायक भी हो? क्या कभी तुमने जानवी के प्रति अपने पिता होने की जिम्मेदारी भी निभाई है? तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए मनोज, पर तुम तो। सुमित्रा ने घूरते हुए गुस्से में उससे कहा। ये सारी बातें सुनकर जानवी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बस चुपचाप उस मनोज सिन्हा नाम के आदमी को देख रही थी, जो खुद को उसका पिता बोल रहा था। जब वो बहुत छोटी थी, वो अक्सर अपने पिता को लेकर सोचा करती थी, मेरे पापा कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे और क्या करते होंगे। मेरे सभी फ्रेंड्स के पापा उनके साथ रहते थे, पर मेरे नहीं। ये सोचकर वो बहुत बहुत अपसेट हो जाया करती थी। अचानक से जानवी अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचने लगी थी। मैं अपनी माँ से भी जब भी पापा के बारे में पूछा करती थी, तो वो मुझे हमेशा यही जवाब देती थी कि उसके पापा उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और वो कभी दोबारा उनके पास लौटकर नहीं आएंगे। और समय के साथ मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया था।
पर जब मैं कुछ बड़ी हुई तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे माँ पापा का बहुत पहले ही डिवोर्स हो गया था। और आज पहली बार अपने पापा को देखकर, इस तरह ऐसी सिचुएशन में देखकर जानवी को गहरा धक्का लगा था। जानवी ऐसे अचानक अपने पिता को सामने देखकर पूरी तरह शॉक्ड में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे रिएक्ट करे। पर वो मन ही मन बहुत उदास थी, ये सोचते हुए कि मेरे पापा क्या ऐसे ही हैं, गुस्सैल और बुरे। ये वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे जैसा मैंने सोचा था। जानवी को चुप और शांत देखकर उसकी माँ सुमित्रा ने उसका चेहरा छुआ और कहा, तुम इस आदमी के बारे में ज्यादा मत सोचो बेटा। तुम सिर्फ मेरी बेटी हो और इस आदमी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो चल अभी के अभी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मुझे इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी बहुत समझदार समझती हो खुद को। टॉन्ट मारते हुए मनोज ने सुमित्रा से कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 5 लाख क्या 5 रुपए भी नहीं दूंगी। सुमित्रा ने मनोज पर गुस्सा दिखाते हुए ऊंची आवाज में कहा। मनोज ने अपनी भौहें उठाई और धमकी देते हुए सुमित्रा से कहा, क्या कहा तुमने? पैसे नहीं दोगी? हाँ नहीं दूंगी तुम्हें कोई पैसे। तुमसे जो करते बने कर लो। मैं तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से अब डरने वाली नहीं। सुमित्रा ने चिल्लाते हुए मनोज से कहा, रुक तू, मैं अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। बहुत साल हो गए हैं ना, इसीलिए तू सब भूल गई है लगता। आज तुझे याद दिलाना ही पड़ेगा वो सब पहले वाला। मनोज सुमित्रा से ये कह ही रहा था कि तभी सुमित्रा ने आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ली और उसे जोर से धकेलते हुए उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी बाहर निकलो और चले जाओ यहाँ से। जब तक तू मुझे पैसे नहीं दे देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, समझी? मनोज ने सुमित्रा से कहा। ऐसे ही दोनों में बहस और भी तेज होने लगी। मनोज फिर से सुमित्रा के साथ वायलेंस होने लगा। उसने सुमित्रा के बालों को खींचकर जोर से पकड़ लिया और उसके हाथ को कसकर पकड़कर मरोड़ने लगा। ये देखकर कि उसकी माँ को धमकाया जा रहा था, जानवी जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंची और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सुमित्रा ने दर्द से चीखते हुए जानवी से कहा, तुम बीच में मत आओ बेटा, तुझे चोट लग जाएगी। ये तेरा बाप नहीं बल्कि एक हैवान है जो किसी रिश्ते नाते को नहीं समझता। जानवी से ये कहते हुए सुमित्रा जानवी का हाथ पकड़कर उसे बीच से अलग करने लगी, इस डर से कि बीच बचाव में उसे चोट लग जाएगी। ये सब देखकर जानवी का कार ड्राइवर कमल भी हेल्प के लिए आया और वो भी मनोज को सुमित्रा से अलग करने की कोशिश करने लगा। मनोज ने ड्राइवर को मारने के लिए अपनी मुट्ठी बगल में घुमाई और जैसे ही उसने मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बीच बचाव में जानवी की नाक पर जोर से वार हुआ। जानवी की नाक से तुरंत ही खून बहने लगा। तेज दर्द के साथ वो एकदम से चीख उठी। उसने अपनी नाक से बहते खून को पोंछने के लिए हाथ उठाया। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे जानवी की आंखें आंसुओं से भर गई। तभी अचानक उसी समय किसी के जोर से धक्का देकर दरवाजा खोलने की आवाज आई। सबकी नजरें जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो देखा सामने दरवाजे के पास ऋषभ खड़ा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, उसने जानवी की नाक से खून निकलते देखा। एक पल के लिए वो रुक गया और फिर उसकी आंखों में खून उतर गया और वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसका हैंडसम चेहरा एक पल में काला पड़ गया और उसने बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए पूछा, ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई मेरी जानवी पर हाथ उठाने की? सुमित्रा ने अपनी उंगली से मनोज की तरफ इशारा किया। जैसे ही ऋषभ ने गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए मनोज की तरफ देखा, उसके चेहरे से पसीना छूटने लगा। मनोज के पास उसकी नजरों से छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो पूरी तरह से घबरा उठा था। उसने ऋषभ के बारे में सुना तो था, पर यह पहली बार है जब उसका ऋषभ से आमना सामना हो रहा था। वो दिखने में जितना सुंदर लगता था, गुस्से में उतना ही भयानक। उसका ऑरा किसी फिल्मी एक्शन हीरो से कम नहीं था। ऋषभ को देखकर मनोज इतना डर गया था कि उसका दिमाग लगभग खाली हो गया था। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और वो वहां से भाग जाना चाहता था। मनोज ने जरा सा मौका पाते ही वहां से भागने की कोशिश की। ऋषभ ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दर्द से उसके मुंह से जोर से कराहने की आवाज आई। ऋषभ ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की और उसकी नाक पर जोर से एक मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से भी खून निकलने लगा। दर्द के कारण उसकी आंखें चकरा गई और उसके कान झनझनाने लगे। क्या हुआ? बहुत जोर से लगा? तुम्हारी नाक से तो खून निकलने लगा। बहुत दर्द हो रहा है ना?
अब समझ आया तुझे मेरी जानवी को कितना दर्द हो रहा होगा? ऋषभ ने गुस्से भरी आवाज में मनोज से कहा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी आंख के पास ऋषभ ने एक बहुत जोरदार मुक्का मारा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया हो। वो तब वहां से भागने की बहुत कोशिश कर रहा था। ऋषभ से मार खाते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, अगर ये ऐसे ही मुझे मारता रहा तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे और अपनी जान से भी हाथ धो बैठूंगा। ये सोचते हुए मनोज ने सुमित्रा पर चिल्लाते हुए कहा, देखो सुमित्रा, इससे कहो कि मुझे जाने दे वरना मैं। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, ऋषभ ने उसके मुंह पर फिर से एक और मुक्का मारा। यहाँ सुमित्रा ने जानवी की नाक से बह रहे खून को बंद करने के लिए उसकी नाक के पास रुमाल पकड़ कर रखा था। चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान लिए सुमित्रा खड़ी हुई और मनोज के पास जाकर बोली, आप दिखाओ अपना गुस्सा और उठाओ मुझ पर हाथ। उठाओ ना, उठाओ। क्या हुआ, नहीं पड़ रही हिम्मत? अब पढ़ भी नहीं सकती। तुम्हारा जोर ना सिर्फ औरतों तक ही चल सकता है मनोज। असली मर्द हो तो मेरे दामाद का सामना करके दिखाओ। जैसे ही मनोज ने देखा कि ऐसे तो काम नहीं बन रहा, उसने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों को तिरछा करते हुए जानवी की ओर देखा, जो अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाए हुए सोफे पर बैठी थी। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर जानवी से कहा, जानवी मेरी बात सुनो बेटा। मनोज इससे आगे कुछ और जानवी से कह पाता कि सुमित्रा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ी और उसके पहले से सूजे हुए चेहरे पर जोर से तमाचा मारा और गुस्से में उससे कहा, चुप हो जाओ। तुमने एक शब्द और मेरी बेटी से कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने फिर भी सह लिया, पर तुम मेरी बेटी से जरा दूर ही रहना, समझे? गाल पर तमाचा पड़ते ही मनोज गुस्से से बौखला गया। उसे इतना गुस्सा आया कि अगर ऋषभ ने उसे पकड़ा ना होता तो वो सुमित्रा की जान ही ले लेता। मनोज को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी आंखें भी ढंग से खोल नहीं पा रहा था और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। उसने ऋषभ से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए वो सुमित्रा पर भड़कने लगा। उसने थोड़ा गुस्से में पर कांपती हुई आवाज में सुमित्रा से कहा, देखो सुमित्रा, मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगा, समझी तुम? सुमित्रा को भी डर था कि कहीं वो जल्दी में गुस्से से दीवार से न कूद जाए, इसीलिए उसने झिझकते हुए तुरंत ऋषभ से कहा, ऋषभ उसे जाने दो यहाँ से, इसके गंदे खून से तुम अपने हाथ गंदे मत करो। ऋषभ ने लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मनोज का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ सख्त फर्श से टकराया। ऋषभ ने जानवी पर नजर डाली। ये देखकर कि उसकी नाक लाल थी और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, ये देखकर उसके दिल में दर्द सा महसूस हुआ। कह सकते हैं कि चोट जानवी को लगी थी और दर्द ऋषभ को हो रहा था। उसने गुस्से में दोबारा मनोज को जोर से लात मारी और कहा, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, बाहर निकल जाओ यहाँ से। दर्द से अपने दांत पीसते हुए मनोज ने जमीन से उठने के लिए दीवार का सहारा लिया, खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। ऋषभ तुरंत जानवी के पास गया और कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जानवी ने अपना सिर हिलाकर उसे मना करते हुए कहा, ऋषभ अब मैं ठीक हूँ, नाक से खून निकलना भी लगभग बंद ही हो गया है, इसलिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ऋषभ ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और ध्यान से उसकी नाक की चोट को देखा और गुस्से से उससे कहा, जानवी हर वक्त जिद अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी नाक लाल और सूजी हुई है, चोट साफ दिख रही है, खून अभी भी निकल ही रहा है और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। चलो उठो, हम हॉस्पिटल जाकर एक्सरे कराएं और देखें कि नाक की हड्डी में कोई इंटरनल चोट तो नहीं आई है। वहीं पास खड़ी जानवी की माँ सुमित्रा ने भी जानवी से कहा, हाँ बेटा तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना मेरी बेटी का खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। जानवी ने उन दोनों से बहस नहीं की और इसीलिए वो हॉस्पिटल जाने के लिए मान गई। ऋषभ नीचे झुका और उसे गोद में उठाने लगा। जानवी ने तिरछी नजरों से अपनी माँ को देखकर धीरे से ऋषभ को धक्का दिया और थोड़ी दबी हुई आवाज में उससे कहा, ऋषभ माँ खड़ी है, तुम ना, मैं खुद चल सकती हूँ। ऋषभ से ये कहते हुए वो सोफे से उठ खड़ी हुई। ऋषभ ने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे गोद में उठाया और दरवाजे की ओर चल दिया। सुमित्रा ने उन दोनों की ओर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन दोनों के बाहर जाने के बाद वो अंदर के रूम में अपनी सास आशा देवी की तस्वीर के पास गई, उन्हें प्रणाम किया, उनका गला रुंध किया और आंखें नम हो गई। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा,
माँ, आप हमेशा से एक अच्छी सास कम मेरी माँ ज्यादा थी। आप जाते जाते भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही करके गई। आज कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही जानवी और ऋषभ साथ हैं। और माँ, सबसे बड़ी बात, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। आप ऐसे ही हमारे इन बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि वो जीवन भर इसी तरह खुशी खुशी साथ रहें। अपनी सास आशा देवी की तस्वीर से बात करते हुए सुमित्रा ने उनके सामने दीपक जलाया। तभी जानवी की आवाज आई, माँ जल्दी से दरवाजा बंद करके आ जाइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। सुमित्रा ने घर का डोर लॉक किया और इसके बाद तीनों एक साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ऋषभ ने ड्राइव करते हुए जानवी से पूछा, अभी वो आदमी कौन था और उसने तुम्हें क्यों मारा? जानवी ने नीचे सिर झुकाते हुए उदास होकर धीमी आवाज में उससे कहा, वो मेरे पापा हैं। ऋषभ ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हुआ और उसने चौंकते हुए जानवी से कहा, क्या, तुम्हारे पापा? जानवी ने सिर हिलाकर बिना कोई एक्सप्रेशन के सिर्फ हाँ में जवाब दिया। ऋषभ ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस तरह का आदमी भी पिता बनने के लायक है? ऋषभ की बात सुनकर पीछे बैक सीट पर बैठी सुमित्रा ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, वो किसी भी तरह से जानवी का पिता कहलाने के लायक नहीं है। वो सिर्फ एक जानवर है, जानवर। जानवी ने हैरान होकर अपनी माँ से पूछा, माँ, उन्होंने आपसे 5 लाख रुपए क्यों मांगे? आखिर क्यों मनोज सुमित्रा से 5 लाख रुपए मांग रहा था? क्या वजह थी सुमित्रा और मनोज के तलाक की? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।